अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन मलिक और आप देख रहे हैं रोही स्पेशल। नाजरीन, शुगर इंसानी जिस्म को दीमक की तरह चाटती ही चली जा रही है। हम अगर सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द देखें तो पहले हमें ये नज़र आता था कि एक उम्र जिसमें इंसान पहुंचता है 40-45 साल की उम्र में, तो उसमें बीमारियां लगने का खदशा और ख़तरा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब सूरत हाल ये है कि नौजवानों में ये मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से हार्ट अटैक की रेशो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सेम इसी तरीके से डायबिटिक पेशेंट भी मार्केट में और हमारी सोसाइटी में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी की प्रिवेंशन कर सकते हैं कि हम इन तमाम तर बीमारियों से अपने आप को बचा सकें, अपने अहले खाना को बचा सकें और अपने करीबी रिश्तेदारों को बचा सकें। नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में वो है शुगर। किस तरीके से शुगर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमारे माशरे में। पहले तो सुनने में ये आता था कि सिर्फ शुगर के मरीज़ एक हद तक होते हैं, एक एज आती है उसमें शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अगर अब हम देखते हैं तो हमारी सोसाइटी में नौजवानों को, इवन के बच्चों को भी शुगर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? आया हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, हमारी ग़िज़ाएँ तब्दील हो चुकी हैं, हमारा जो मील टेकिंग का जो प्रोसेस है वो तब्दील हो चुका है, या क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम बीमारियों के करीब होते जा रहे हैं, बीमारियां हमारे करीब हो रही हैं और जो नुकसानात हैं वो लामहला हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी को उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ रहे हैं। हम क्यों इतना ज़्यादा अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, हम क्यों अपनी सेहत को ख़ुद ही अपने ही हाथों से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। इसके पीछे हम खुद ही वो लोग हैं जो अपनी सेहत को ख़राब करते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयों का इंटेक करते हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि हम खुद ही अपने सेहत को ख़राब करके और पैसे लगाकर फिर अपनी सेहत को दोबारा से सेहतयाबी की तरफ लेकर आते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं। बेसिकली हमारी सोसाइटी में शुगर क्यों बढ़ रही है, हमारी सोसाइटी में मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा शुगर के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं सर? थैंक यू वेरी मच जी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों बढ़ रहे हैं। देखें, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, अभी आपने ख़ुद भी इन चीज़ों को मेंशन किया है और एक्चुअली प्रॉब्लम्स वो सारे के सारे हैं, उनमें से कोई एक वजह नहीं है। पहले आपने कहा कि कुछ यंग पेशेंट्स अब हमारे पास ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू कि पहले शुगर को समझा जाता था कि ये एक या तो बिल्कुल बच्चों में होगी, यंग बच्चों में बिल्कुल टीनेजर्स में हो सकती है, फिर एक जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको कहा जाता था कि जी ये मिड 30s या 40s की बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो कुछ देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से वो ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ इवन 11 साल की एज में भी हमारे पास पेशेंट्स मौजूद हैं। अब उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो यही हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है, तर्ज़ ज़िंदगी है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। सबसे पहले एक हम सेडेंट्री, जिसको एक सहल पसंद ज़िंदगी की तरफ हम चले गए हैं कि खाना पीना ज़्यादा हो गया, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, जिस तरह की हम खुराक खा रहे हैं वो बहुत रिच है, बहुत हाई कैलोरी फूड है। वो उसको उन कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए जितनी आपको एक्सरसाइज या वॉक वगैरह की ज़रूरत है वो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये वो सारी की सारी कैलोरीज जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं, एज ए फैट स्टोर हो जाएंगी, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली वो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, इंसुलिन सिक्रीशन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है और फिर डायबिटीज़ हो जाती है। डॉक्टर साहब, अगर इब्तदाई अलामात की बात की जाए तो इब्तदाई कौन सी ऐसी अलामात हैं जिन्हें अक्सर ही मरीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं? जी, जो बहुत बेसिक अलामात है ना, उसमें जिस्म में एकदम बहुत ज़्यादा दर्दें रहना शुरू हो जाना, थकावट का एहसास होना, नज़र पे भी फ़र्क आ सकता है कि नज़र में धुंधलापन आना शुरू हो जाना, पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना शुरू हो जाना। मुख्तलिफ़ पेशेंट्स में मुख्तलिफ़ अलामात आती हैं। कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें कोई भी अलामात नहीं होंगी, जी पैरों में जलन हो रही है, सुन्न हो रहे हैं या दर्द हैं जिस्म में। तो डॉक्टर साहब, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उस मरीज़ को या उस शख्स को फौरी क्या करना चाहिए? जी देखें, जब इस तरह की कोई भी अलामात हैं तो सबसे पहले शुगर को चेक करें। देखें, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसमें शुगर के मरीज़ों की जो शरह है वो पूरी दुनिया में
नंबर 2 के ऊपर है। अच्छा, ठीक है। तो जिस मुल्क में हर 4 में से 1 को शुगर हो तो वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हैं, हमारा कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। तो इसलिए शुगर को अगर आप में अलामात नहीं भी है ना, तो हर 3 से 4 माह के अंदर एक दफ़ा लाजमी चेक करवाएं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं जी 3 महीने पहले टेस्ट कराया था तो शुगर ठीक थी, अब आया तो एकदम ज़्यादा हो गई। तो क्या वो हम में से कोई नहीं हो सकता? तो इसलिए शुगर को अब रेगुलर चेक करने की ज़रूरत है, स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए ताकि अगर शुगर है तो वो अर्ली डायग्नोज हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे किन लोगों में शुगर की रेशो ज़्यादा होती है, जेनेटिकली या कोई और फैक्टर्स भी हैं इसमें? देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जेनेटिक्स अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोटापा। हमारी सोसाइटी के अंदर शुगर की प्रेवलेंस तो बहुत हाई है, लेकिन जब हम फैक्टर्स की तरफ जाते हैं तो उसमें मोटापा सर फहरिस्त आ जाता है। अब मौरूसियत अपनी जगह पे है, अब तो बल्कि मौरूसियत को हम कहेंगे कि वो पीछे रह गई है। अच्छा। वज़न एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। हम दुनिया के उन पहले 10 ममालिक में शामिल हैं जिनमें मोटापे की शरह बहुत ज़्यादा है। तो अनफॉर्चुनेटली हम जब वज़न ज़्यादा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी और फिर शुगर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप सोसाइटी में घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अगर आप देखें कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है मेजॉरिटी उन्हीं शुगर के मरीज़ वही हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आज नहीं भी है तो कल को चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं होने के। तो शुगर को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन पे काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करें। फिर फैमिली हिस्ट्री बिल्कुल मैटर करती है कि जी आपकी फैमिली में है तो आप में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगर दोनों पेरेंट्स को हैं तो वो चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये जो फैमिली मैरिजेस हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाते हैं कि एक पेरेंट को है तो चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, दोनों पेरेंट्स को है तो फिर बढ़ जाएंगे। ये एक और फैक्टर है। फिर वो ख़वातीन जिनको दौरान हमल शुगर हुई होती है उनमें फिर अगले कुछ सालों के अंदर शुगर होने के चांसेस बिल्कुल मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त जब वो अपने तर्ज़ ज़िंदगी को चेंज ना करें, अपने वज़न को मैनेज ना करें। फिर ऐसे बच्चे जिनका पैदाइश के वक्त वज़न बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, उनमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर और रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैटी लिवर है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको लेटर ऑन डायबिटीज़ हो सकती है उन पेशेंट्स के अंदर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, प्री डायबिटीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो प्री डायबिटीज़ को किस सूरत हाल में हम मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, या ये एक मिथ है कि प्री डायबिटीज़ में अगर किसी को डायग्नोज हो जाए और वो जड़ से वो भी ख़त्म नहीं होती? जी बिल्कुल, प्री डायबिटीज़ किन पेशेंट्स में ज़्यादा आ रही है? फिर वही बात मैं आपको रिपीट करूँगा कि जिन पेशेंट्स में वज़न ज़्यादा है ना, वो जब हम उनके वज़न का इलाज करना शुरू करते हैं तो हमारी एक रूटीन है कि हमने उसमें डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग भी करनी है, क्योंकि ये वो पेशेंट्स हैं जो एट रिस्क हैं और उसमें से मोर देन 50% पेशेंट्स निकलते हैं जो कि प्री डायबिटिक होते हैं, जिनको पहले से नहीं पता होता इस बारे में। तो आप वेट रिडक्शन पे जाते हैं, बाकी अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे जाते हैं कि अपने तर्ज़ ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको चेंज करते हैं, तो वो प्री डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं कि लाइक वेट ज़्यादा है तो आपने अपने वेट को मैनेज कर लिया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपने उनको कंट्रोल कर लिया, आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपने किसी तरह से क्विट कर ली। तो इन फैक्टर्स को हम कहते हैं कि ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप मॉडिफाई करके अपनी डायबिटीज़ होने का रिस्क कम कर सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं, प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह फैमिली हिस्ट्री है, आप अपने जीन्स को तो नहीं चेंज कर सकते। तो कुछ चीज़ों को आप, कुछ ऐसे रेसेस हैं, कुछ ऐसी एथनिसिटीज़ हैं जिनके अंदर शुगर की प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो आप अपनी ना रेस को चेंज कर सकते हैं ना अपने जीन्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है। एटलीस्ट उन पे काम ज़रूर करें। आप एक तरफ आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, ऊपर से आपका वज़न ज़्यादा हो, ऊपर से आप ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हों, फिर आप स्मोकिंग भी करते हो, तो आपने रिस्क को मल्टीप्लाई कर दिया अपने रिस्क को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है, नाजरीन के लिए भी वो सबसे ज़्यादा अहम होगी, कौन सी ऐसे अज़ा हैं जो शुगर लेवल बढ़ने से डायरेक्टली उनका इम्पैक्ट पड़ता है? जिस तरीके से कहा जाता है आंखें सबसे पहले मुतासिर होती हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब और कौन कौन से अज़ा हैं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की बात करें ना, तो तमाम ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं इसके अंदर। अच्छा। चाहे आपकी मेमोरी है,
चाहे आपकी विजन है, आँखों के पर्दों पे असर आ सकता है, मोतिया सफ़ेद मोतिया जल्दी आ सकता है, काला मोतिया हो सकता है, आपके दिल के ऊपर सबसे ज़्यादा असरात होते हैं कि जिन पेशेंट में डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है तो उनमें हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, डबल हो जाते हैं आम लोगों से। आपका ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिर आपको मैदे के मसाइल आ सकते हैं, आपकी जो हाजमा है वो स्लो हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स, स्किन के ऊपर चेंजेस आती हैं, स्किन के अंदर जितनी चेंजेस होती हैं, स्किन आपकी जितनी फ्रेजाइल हो जाती है कि एक क्रैक से ज़ख़म शुरू होता है और नौबत यहाँ पे आ जाती है कि कोई पाँव कटवाना पड़ गया, उंगली कटवानी पड़ गई और टांग कटवानी पड़ गई, तो इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो कोई ऐसे अज़ा नहीं है जो कि डायबिटीज़ स्पेयर करती है अगर आप उसको अच्छे कंट्रोल में नहीं रखते हैं। तो शुगर एक बीमारी नहीं है, ये कई बीमारियों की मजमू है। बिल्कुल समझें कि ये दीमक की तरह कि बिल्कुल खोखला कर देती है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल, अगर अच्छी कंट्रोल है तो आप इन तमाम पेचीदगियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, इंसुलिन के हवाले से अगर बात की जाए तो इंसुलिन अगर एक मरतबा किसी मरीज़ को लग जाए तो क्या वो उम्र भर लगती रहती है फिर इंसुलिन? देखें, इंसुलिन हम कब शुरू करते हैं? इंसुलिन हम आमतौर पे उन पेशेंट्स में शुरू करते हैं जिनकी जो टैबलेट्स पे शुरू में कंट्रोल पे थे, बाद में नहीं है, क्योंकि शुगर को हम कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, वक्त के साथ आगे की तरफ जाती है। बिल्कुल ठीक है, रिवर्स नहीं होती, कम हो रही होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में बढ़ती है, फिर स्टेबल हो जाती है। तो वक्त के साथ जैसे इंसुलिन कम बनेगी, आपकी इंसुलिन की ज़रूरत आ जाएगी, टैबलेट्स असर करना छोड़ जाएंगे, वहाँ पे आप इंसुलिन शुरू करते हैं और उन पेशेंट्स में आम तौर पे जारी रहती है। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको तशख़ीस के वक्त शुगर बहुत हाई होती है, जिनको हम समझते हैं कि खाली गोलियों पे कंट्रोल नहीं हो सकते, तो उनको हम टेम्परेरीली इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं और उनको हम पहले से बता देते हैं कि हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, और उन पेशेंट्स में हम बंद करवा देते हैं। फिर कई पेशेंट्स में तो हम बल्कि अवॉइड कर रहे होते हैं कि जब तक टैबलेट्स पे कंट्रोल हो सके हम करें, या वो पेशेंट्स होते हैं जिनका वेट पहले से बहुत ज़्यादा है, तो फिर इंसुलिन का जो वाहिद एक साइड इफेक्ट है जो कि नोन है कि वो वेट गेन करवाती है, तो उन पेशेंट्स में हम अवॉइड कर रहे होते हैं और उन मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं जो वेट लोअरिंग इफेक्ट रखती हैं। तो ये एक मिथ है कि इंसुलिन बंद नहीं हो सकती, कुछ पेशेंट्स में बंद हो सकती है, हाँ कुछ में बिल्कुल ताहयात चलती है, बिल्कुल जब ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एंड में सिर्फ मैं आपसे एक सोसाइटी के लिए मैसेज लेना चाहूँगा, सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहिए? सोसाइटी के लिए मैसेज बहुत सिंपल है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बजाय इसके कि सारी ज़िंदगी आप दवाइयाँ खाएं, सारी ज़िंदगी आप इंजेक्शंस लगाएं, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपनी खुराक, एक हेल्दी खुराक लें, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करें। जो अनफॉर्चुनेटली हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया लेकिन बाहर स्पोर्ट्स का टाइम ख़त्म हो गया, हमारा खाना पीना बढ़ गया लेकिन उन कैलोरीज़ को बर्न करने का जो तरीका था उससे हम बिल्कुल दूर हट गए। खाएँ, बिल्कुल खाएँ, हेल्दी खाएँ और जितनी जिस्म की ज़रूरत है उसको पूरा करें। एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को अपने अंदर स्टोर मत करें और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बेहतर करें, तो ये आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, इस बीमारी को। डॉक्टर साहब, वंस अगेन आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपने जिस तरीके से डिस्कशन की, यकीनन हमारे नाजरीन के लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। अजीन, हमारे साथ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर बिलाल अफजल साहब मौजूद थे, जिनकी जानिब से बड़ी डिटेल डिस्कशन की जा रही थी, जिनकी जानिब से मैसेज यकीनन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसमें मज़ीद भी जो डिस्कशंस होंगी वो भी सिर्फ इसी ही बात के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और आप अपनी ही ज़िंदगी को उसके मुताबिक किस तरीके से बेहतर अंदाज से जी सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से डायबिटीज़ हमारी सोसाइटी में असरायत करती हुई दिखाई दे रही है। यकीनन ये एक ऐसा मर्ज़ है जो जिस्म को दीमक की तरह चाटता है और इंसान मुकम्मल तौर पर अंदर से खोखला हो जाता है। इंसान की उस तरीके से एनर्जी भी नहीं रहती। ये सिर्फ शुगर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ही नहीं बल्कि ओवरऑल हमारी मेंटल लेवल को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की तरफ लेकर जाता है। एनर्जी नहीं होती बॉडी में, बहुत सारे और मसाइल को भी लीड करता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में इंसान को करना क्या चाहिए, ग़िज़ा कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत हाल में जहाँ एक तरफ मेडिसिन्स चल रही होती हैं, स्ट्रेस होता है, फ़िज़िकली इंसान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है, तो इसमें
ग़िज़ा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने मील का इंटेक कैसा करना है, इसमें आपने किस तरीके से अपनी बॉडी को तमाम तर जो उसकी नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करना है, लेकिन एक मखसूस और मुख्तसर ग़िज़ा में रहते हुए। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? आज इस टॉपिक को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आम रूटीन में हम देखते हैं डॉक्टर साहब, तकरीबन हर चौथा पांचवा बंदा इस मर्ज़ का शिकार है, और ये ऐसा साइलेंट किलर मर्ज़ है जिससे सिर्फ एक नहीं बहुत सारी मुतअद्दिद बीमारियां भी इसके साथ अटैच हो जाती हैं। इस सूरत हाल में मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या हो सकती है और इसको काउंटर किस तरीके से किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं थोड़ी सी इसमें तस्हीह भी करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में हर तीसरे शख्स को डायबिटीज़ है, और ये तो वो लोग हैं जो डायग्नोस्ड हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको पता ही नहीं कि वो डायबिटिक्स हैं। और अमूमन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि डायबिटीज़ जब पता चलती है तो उस वक्त अपने बॉर्डर्स क्रॉस कर चुकी होती है, और पेशेंट जो है वो इंसुलिन की लेवल के ऊपर मैनेजमेंट पे जा चुका होता है। अगर हम समझते हैं कि हमें 6.5 HbA1c उससे बिलो रहना है प्री डायबिटिक कंडीशन, हालांकि प्री डायबिटीज़ है 6.5 से नीचे, तो बट हमें जो पेशेंट मिल रहे होते हैं ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स में आ रहे होते हैं वो 11-12 पे जा रहे होते हैं। तो उस वक्त जाके उनको पता चल रहा होता है कि मेरी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, ज़्यादा खाया जा रहा है, प्यास बहुत लग रही है, पाँव में जलन है, बेचैनी है। तो वो जो साइंस और सिम्टम्स हैं इसके, जब एक्सट्रीम पे जाते हैं जाके, तब बंदे को पता चलता है कि मैं डायबिटिक हो गया हूँ। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इस डिज़ीज़ को। मैं समझता हूँ कि बहुत सी बीमारियों में ये एक वाहिद ऐसी बीमारी है जिसको आप खुराक के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ साथ ये भी कि आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो हमें जब डाइट पे बात करनी होती है तो हम इसको दोनों एंगल्स पे देखते हैं। एक ये कि वो लोग जो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम अब अपने माशरे को देखें जिसमें हम हर दूसरे दिन इसका काउंट बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो इसको इमीडिएटली रोकने की ज़रूरत है, प्रिवेंटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो डाइट उसमें बेहतरीन आपके इनके फैक्टर है जिसके ज़रिए आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें डाइट कैसी लेनी चाहिए जो आपकी बॉडी की नीड्स को भी फुलफिल करे, और डाइट एक प्लान कैसा होना चाहिए? देखिए, हमेशा ये जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो हमेशा हम न्यूट्रिशनिस्ट कम्युनिटी आप पाकिस्तान भर की देखें, दुनिया भर की देखें, तो हमेशा कहते हैं कि आप बैलेंस डाइट पे जाएँ। अब हमारे फैक्टर्स देखें कि जो डायबिटीज़ को ट्रिगर कर देंगे आके, या जो उसको प्रमोट कर देंगे, या डायबिटिक्स को कॉम्प्लिकेशन में ले जा देंगे, हमें उन फैक्टर्स को देखना होता है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर फूड्स कंज्यूम की जा रही हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली अल्ट्रा प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं, और अल्ट्रा प्रोसेसिंग अलॉन्ग साइड मैनी अदर फैक्टर्स लाइक हमारा इन्वायरमेंट है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे आप कहें कि AI आया और कंप्यूटेशन चीज़ें जो है ना वो आसान हुई हैं, तो लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है। हर चीज़ आपको आपकी दस्तरस में घर में बैठे मिल जाती है। मोबिलिटी कम हो गई, आप घरों के अंदर कैद हो गए, फिर ऊपर से आप अल्ट्रा प्रोसेस आपने लेना शुरू कर दिया, आपने ख़ुद पकाना छोड़ दिया, और इसी तरीके से उसके साथ फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन ने अपना रोल प्ले किया। तो ये सारी चीज़ें माउंट हो के अपना कलेक्टिव इफ़ेक्ट देती हैं, जो अब हमें मिलता है कि हम 31% पॉपुलेशन हमारी डायबिटिक है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो बैलेंस है वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन में नहीं है, बैलेंस उसको मैनेज करने में भी है। लाइक सारा का सारा अगर मैं प्रोसेस फूड के ज़रिए पूरा करूँगा, बिल्कुल जो होटल से आएगा, किसी रेस्टोरेंट से आएगा, तो जाहिर है कि मैं जो होटल और रेस्टोरेंट से आ रहा है वो मेरे लिए सब्ज़ी तो पका के नहीं भेजेगा मुझे। एंड इट हैपन्स व्हेन वी आर कैटरिंग आउटसाइड, या हम दोस्तों के साथ भी मौजूद हैं, मैं घर पे कुछ मंगवा रहे हैं, आप नहीं सुनेंगे किसी ने सब्जी मंगवाई हो, किसी ने दाल मंगवाई। बिल्कुल ऐसे। दे आर ऑलवेज आस्किंग फॉर सम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। वो पिज़्ज़ा मंगवाएंगे, वो बर्गर मंगवाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही, कि वो फास्ट चटपटे ऐसे खाने मंगवाएंगे आके, बिल्कुल। और इनमें से कहीं पे भी आपको कोई ऐसी कंपोजिशन नहीं मिलेगी जो इस कंडीशन के अंदर फ्रेंडली हो। तो आप देखेंगे कि जो वर्ड बैलेंस है वो बड़ा यूनिवर्सल सा है, कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना है अपनी डाइट को, कि जो मेजर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं हर एक को अपने लेवल पे रखना है आके। तो आप देखेंगे कि जो डायबिटीज़ को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है निशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
और पाकिस्तान में अगर देखें तो हम सबसे ज़्यादा लेते ही निचास्ता हैं। लाइक गंदम है तो 70% ऑफ अपनी बॉडी की जो एनर्जी नीड्स हैं हम गंदम से पूरी कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ हमने चीनी रखी हुई है। तो ये वो दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, गंदम और चीनी। इन दोनों को अगर कंट्रोल कर लें तो शायद ये मुमकिन है कि हम जो इंक्रीजिंग लेवल है हमारा, हम डायबिटीज़ में बढ़ रहे हैं, इसके काउंट में बढ़ रहे हैं आके, और साथ साथ में जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे डायबिटीज़ को, हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आपने कहा गंदम और शुगर, इसके फिर मुतबादिल क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए? बहुत सारे लोग ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अक्सर ही नाम लिया जाता है कि चाय में चीनी डालने के बजाय किसी भी कंपनी की कोई वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब वो कितना अहम है? ब्राउन शुगर और कैंडल भी कुछ बेहतर हैं या ये सिर्फ ऐसे आर्टिफिशली बातें हैं? नहीं, बिल्कुल अल्टरनेट है, बहुत अच्छा अल्टरनेट्स हैं। अगर आप एक चाय के कप की बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि एक मॉडरेट इनटेक है एक चाय का चम्मच, तो 5 ग्राम आपने वहाँ से ले लिया। 5 ग्राम का मतलब है आपने जैसे एक इंसुलिन का यूनिट जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। तो आप खुद सोच लें कि अगर आपने 5 ग्राम लिया तो आपने तकरीबन एक क्वार्टर से ज़्यादा इंसुलिन का यूनिट जो है ना वो आपको चाहिए उसके लिए। आपको चाहिए इंसुलिन इसके लिए। और जो ज़्यादा एडिक्ट होते हैं वो 2 चम्मच 3 चम्मच चाय के डाल रहे होते हैं एक कप के अंदर, और फिर आप देखिए एक दिन में कितना चाय पीते हैं। तो मीठा तो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। अब आप क्या करते हैं, वो सारी की सारी चीनी निकाल दिया आपने, उसकी जगह पे आप आर्टिफिशियल स्वीटनर लेके आ गए, तो 100% आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। दिस इज वंडरफुल आइडिया, इसमें हर्ज नहीं है, मगर उसकी कसरत जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, आप एक्सेसिव अमाउंट में आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अपने फिर बॉडी पे हैज़ार्डस इफेक्ट आते हैं। तो बैलेंस रखना उसमें भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डाइट की हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें अक्सर ही कहा जाता है कि चावल और आलू ये शुगर को ट्रिगर करते हैं, क्या ये दुरुस्त बात है? बिल्कुल सही कहा। सिर्फ चावल और आलू नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि गंदम में सफ़ेद आटा जिसको मैदा कहते हैं, हमारे यहाँ चक्की से आने वाले आटे में और मिलों से आने वाले आटे में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। तो और हमारी पॉपुलेशन एट लार्ज जो है वो सफ़ेद आटा पसंद करती है, खाने में आपको दिखने में अच्छा लगता है, शायद टेस्ट भी उसका शायद बेहतर होता है। तो जो सफ़ेद आटा है वो चीनी ही है। मतलब मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आटा जो है वो कुछ नहीं कहता, आटा बिल्कुल चीनी बन जाता है अगर वो सफ़ेद आटा है। तो सफ़ेद आटे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो ब्रेड है, चाहे उससे आप नूडल्स बनाएं या उससे कोई और प्रोडक्ट केक बना लें, जो भी होगा वो चीनी के बिल्कुल मुतबादिल जा रहा है। तो आप उसको निकालें। इसी तरीके से आलू, वो भी वही स्टार्च है, चावल भी वही स्टार्च हैं। तो इन सब का जो ग्लाइसेमिक रिस्पांस होता है, लाइक खाने के फौरी बाद 15 मिनट के अंदर अंदर आपका शुगर स्पाइक करे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपनी डाइट से कम करनी होती हैं। इसकी मुतबादिल आप क्या कर सकते हैं, लाइक मैं रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ पे सफ़ेद आटा हो उसकी जगह पे आप होल व्हीट फ्लावर पे आ जाएं। अगर आपको उससे भी अच्छा फैक्टर चाहिए तो होल व्हीट फ्लावर के साथ आप फिर कंबाइन करें, जौ के आटे को लेके आएँ। तो हमारे सिस्टम में, कल्चर के अंदर जौ बहुत फेमस है, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी की शुगर बहुत डिस्टर्ब हुई है, इधर उधर के दाएं बाएं के फार्मूले लगाने की बजाय अगर वो गंदम के आटे को रिप्लेस कर ले जौ के आटे के साथ, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी शुगर को मैनेज कर सकता है। तो मल्टी ग्रेन में जौ या बार्ले, दिस इज़ रियली वंडरफुल। आप इसको सिस्टम के अंदर लेके आए, इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा और काफ़ी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, एंड में मैं आपसे मुख्तसर सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए एक पैगाम लेना चाहूँगा कि आप ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मेरे ख्याल में शुगर, जैसे आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान को अंदर अंदर से खोखला कर दे, इसके साथ तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे इंसुलिन के लेवल बढ़ा के मीठा खा लें, ठीक है, या शुगर की टैबलेट्स हैं, ग्लूकोफेक है, तो वो ज़्यादा खा लें और मीठा खा लें, इसके साथ तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता ये आपको डिज़ास्टर में ले जाएगा। अच्छी ग़िज़ा खाएं, बैलेंस करें उसको, और एक्सेसिव स्वीटनर्स जो हैं उनकी कंजम्पशन को रोकें, जो शायद आपकी डाइट का रेगुलर पार्ट होते हैं। इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग वेरी वंडरफुल लाइफ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और जिस तरीके से आपने नाजरीन को बताया ये यकीनन बड़ी ही अच्छी चीज़ें थी, एडवाइस बहुत अच्छी थी।
नाज़रीन, हम खुद ही अपनी सेहत को ख़राब करते हैं और फिर उसको सेहत को दोबारा सेट करने के लिए लाखों रुपए खर्च भी करते हैं और फिर भी शायद सेहत उस तरीके से बहाल नहीं हो सकती। हमें शायद अपना डाइट प्लान कुछ बेहतर करना चाहिए। हमें अपनी रूटीन को बेहतर अगर हम कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से भी बच सकते हैं। हम अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरीके से आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से डायबिटीज़ इंसानी सेहत को ख़राब करती है, जिस तरीके से इंसान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अमूमी तौर पर लोग शुगर का सुनने के बाद लोगों को मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमें इस तरीके की बीमारी भी लग सकती है। तो वो मेंटली स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए सोसाइटी को क्या करना चाहिए, फैमिली को क्या करना चाहिए और ओवरऑल किसी भी इंसान को किस तरीके से आप कंसोल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेडिकली, साइकोलॉजिकली आप उसको किस तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नुमान यूनुस साहब मौजूद हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच। सर, क्या कहना चाहेंगे, आम रूटीन में अगर कोई भी शख्स किसी भी बीमारी के मुतालिक उसे पता चलता है, स्पेशली अगर हम मेन बीमारियों में बात करें शुगर की, ब्लड प्रेशर की, तो इसका जब भी किसी को पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली अपसेट हो जाता है। सर, साइकोलॉजिकली आप क्या कहना चाहेंगे कि उसे कंसोल किस तरीके से किया जा सकता है? फर्स्टली थैंक यू सो मच। और इसमें जो आपका एक मेन क्यूरी वो ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को ये सस्पेक्ट हो या डायग्नोज हो जाए कि वो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन रिलेट टू एनी कोमॉर्बिडिटी है, तो उसमें पेशेंट का एक क्या राय लेवल होता है और उसमें पेशेंट कैसे हैज़ अ साइकोलॉजिकल उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है, डजेंट मैटर टाइप 1 या टाइप 2, मोस्ट लाइकली जितने भी डेली बेसिस पे हैज़ अ प्रैक्टिकली हम जो केसेस देखते हैं, अगर किसी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है वो मोस्टली यंग एज में होती है, 20, 25, 30 के नियर अबाउट। उसमें पेशेंट की जो स्ट्रेस का एक लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली जो पेशेंट होते हैं ना, एक तो एज यंग होती है और सेकेंडली ये होता है कि उनका एंजाइटी, एक्सटर्नल डिप्रेसिव इलनेस की वजह से ना पेशेंट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आम रूटीन में देखते हैं कि बहुत सारे मरीज़ों को एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। जी। उसकी अलामात क्या होती हैं? किस तरीके से एक मरीज़ अपने आप को समझ सकता है कि, या कोई भी उसके घर वाले, उसका फ्रेंड सर्कल उसे समझ सकता है कि ये इस बीमारी की वजह से ये एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है? अच्छा, इसमें ना सबसे जो मेन बात है वो यही होती है कि जो पेशेंट के माइंड में जो बातें आ रही होती हैं वो यही होती है कि उनकी फैमिली में अगर तो किसी को शुगर है या तो उस शुगर की वजह से उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है। एक ये सबसे मेन फैक्टर होता है क्योंकि ये जो बीमारी है जेनेटिकली रोल कर रही होती है। और सेकेंडली ये होता है कि जब किसी पेशेंट को ये बीमारी डायग्नोज हो गई, डायग्नोज होने के बाद अब जब आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके बाद स्ट्रेस का जो एक लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये होता है स्पेशली शुगर की जिस तरीके से आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें मरीज़ मुस्तकिल मिजाज नहीं रहता अपनी लाइफ को लेकर या अपनी रूटीन को लेकर, खाने पीने के हिसाब से। उसे क्या मशवरा देना चाहेंगे? मुस्तकिल मिजाजी कितनी ज़रूरी है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है इन्होंने। इसमें ना मोस्टली जो प्रिवेंशन इज़ मेन रोल, और प्रिवेंशन में सबसे जो बात ये आती है कि इसमें ना पेशेंट को ना अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। डाइट के हवाले से अगर मैं एक सिंपल सी वो करूँ, फर्स्टली तो ये है कि आपने शुगर का एक जो लेवल होता है वो जो एक नॉर्मल वैल्यूज़ दी होती है ब्रिटिश और अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक और जो कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसको सबसे पहले आपने देखना होता है कि फास्टिंग पे शुगर कितनी होती है, रैंडमली कितनी होती है, और एक ना एक पूरा एक क्राइटेरिया बना हुआ है, ठीक है, 2 आवर्स का, और ये सारा कुछ उस चीज़ को अगर आप फॉलो करें, फॉलो करने के बाद जो प्रिवेंशन, अगर तो पेशेंट ओबेसिटी है, मतलब कि उनका वेट ज़्यादा है, उसे वेट कम करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो जो चीज़ें डेली बेसिस पे इनटेक कर रहा है
उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फैट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और इसके अलावा बाहर की बहुत ज़्यादा मोस्टली रेस्टोरेंट की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ना ऑयल्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ना आपका जो शुगर का लेवल है ना बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छी नींद, वैसे तो एक आम पर्सन, कॉमन पर्सन के लिए भी नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शुगर पेशेंट के लिए नींद आना और नींद उसकी पूरी करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, इस नींद का बहुत ज़्यादा एक वो है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना, नींद आलमोस्ट 8 to 9 आवर्स कंपल्सरी होना मतलब कि एक इम्पोर्टेंट वो किया जाता है। तो उसमें फिर ये है कि अगर जैसे आप रात के वक्त नींद अच्छी ले लेते हैं और सुबह तक आपका जो शुगर का एक लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। ठीक है। अगर आप नींद अच्छी नहीं लेते तो उसमें ये होता है कि शुगर के जो एक हार्मोन्स होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से आपके बॉडी के हार्मोन्स होते हैं जो कोरिलेट कर रहे होते हैं, उनका मैकेनिज्म आपके पैनक्रियाज और ग्लूकागॉन के साथ कोरिलेट कर रहा होता है। उसकी वजह से भी आपका जो शुगर का एक लेवल है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आम रूटीन में एक कॉमन पर्सन को भी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी से बचने के लिए क्या ऐसी अमूमी तौर पर अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अपनाए जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल कम हो सके? अगर हम इस चीज़ को डायबिटीज़ के साथ लिंक आउट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली जो बात है वही मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुका हूँ कि उसे ना प्रिवेंशन करनी चाहिए। प्रिवेंशन से मुराद ये है कि अगर तो उनकी फैमिली के अंदर ये बीमारी रन कर रही है तो उसे अपनी स्क्रीनिंग वगैरह करवानी चाहिए। रैंडमली शुगर आप चेक करवा लें, स्क्रीनिंग वगैरह करवाते रहें अगर आप सस्पेक्टेड है, अगर आपका वेट वगैरह ज़्यादा है, क्योंकि जेनेटिकली ये चीज़ें ना कोरिलेट कर रही होती हैं। और सेकेंडली फिर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप डायग्नोज हो भी चुके हैं, डायग्नोज होने के बाद भी एक जो इसका एक क्राइटेरिया वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है उनकी बहुत सी ऐसी एडवाइस होती हैं और ओपिनियन होते हैं, उसके अगर आप फुली तौर पे अमल पैरा होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाली इन फ्यूचर में जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे काफ़ी चीज़ों से ना इंसान सेफ जोन में रहता है, बच सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्ट्रेस और शुगर के पेशेंट का मेंटल लेवल ये कितना एक दूसरे से कोरिलेट करता है? अच्छा, शुगर इसका बहुत ज़्यादा कोरिलेट है, वो इस वजह से कि हैज़ अ साइकोलॉजिकली जो इसमें पॉइंट्स वगैरह होते हैं और जो कि पेशेंट के माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं वो यही होती हैं कि आया कि मेरी शुगर तो नहीं बढ़ रही, ठीक है, अगर मैं कुछ ज़्यादा खा रहा हूँ उसकी वजह से मेरी शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी। इस तरह की ना मेंटल जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है। इसके अंदर ना सबसे जो ज़्यादा होते हैं वो डर, खौफ, चिड़चिड़ापन, इस तरह के ना सिम्टम्स आते रहते हैं पेशेंट में, क्योंकि वो उसकी ब्लड शुगर का जो एक लेवल है ना नॉर्मल लिमिट से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा होता है। उस वजह से इस तरह की सिम्टम्स है जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेसिव इलनेस, इस तरह के बहुत से सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एंड में शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड में क्या आप नाजरीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, मेरा आप सबके लिए ना एक सिंपल सा मैसेज यही है कि सबसे पहले हो सके कि आप प्रिवेंशन करें, ठीक है। अगर आप प्रिवेंशन नहीं करना चाहते, अगर आप में से किसी को भी डायग्नोज हो चुकी है शुगर, तो उसकी होने के बाद जो एक मेडिकली प्रोटोकॉल होता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं, उसको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आप बहुत सी मिनी, माइनर और मेजर जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है उससे आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने एडवाइस की तो यकीनन नाजरीन बात फिर वही है कि आप छोटी छोटी चीज़ों की केयर करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजार सकते हैं। यकीनन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये तमाम तर चीज़ें जहाँ पहले ही आप बीमारी में मुब्तला हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो सूरत हाल होती है आपकी वो इस तरीके से होती है कि आपको मेंटली जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी आपकी सेहत को मज़ीद ख़राब करते हैं। तो आपने अपनी सेहत का भरपूर अंदाज से एक ही तरीके से ख्याल रखना है कि आप अपने आप को बेहतर अंदाज से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को गुजारें, अपने आप को खुशहाल रखने की कोशिश करें। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से आज हम डायबिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो आम रूटीन में भी वैसे हमें स्पोर्ट्स की तरफ इंगेज अपने आप को रखना चाहिए। हमें अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना चाहिए ताकि जहाँ एक तरफ हम अपने आप को फ़िट रख सकें तो वहीं दूसरी जानिब जो हमारी बीमारियां हैं वो भी दूर हो सकें। आम रूटीन में भी हेल्दी पर्सनस के लिए भी ये कहा जाता है कि इंसान को
फ़िटनेस के लिए ग्राउंड्स का रुख करना चाहिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज रखना चाहिए। लेकिन एक बंदा जब किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है तो उसे वैसे ही कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज रखे, वो उस बीमारी से भी अपने आप को बचा सके, वो अपने आप को फ़िज़िकली और मेंटली स्टेबल भी रख सके और हेल्दी भी रख सके। तो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निम्रा साहिबा मौजूद हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आम रूटीन में भी एक इंसान को ज़रूरत होती है कि वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रखे। क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर अब बीमारियां बढ़ रही हैं, शुगर लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों का, इवन तो पहले तो सुनने में आता था सिर्फ बुज़ुर्ग ही इसका शिकार होते हैं, अब मैडम बुज़ुर्गों के साथ साथ नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो किस तरीके से हम अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज रख के इन तमाम तर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं? थैंक यू फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप लोग मेरे पास आए। जैसा कि आपने कहा कि आपका डायबिटीज़ के ऊपर जो है ये सारा सिनेरियो चल रहा है। डायबिटीज़ हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, जिस तरह हमारी पहले बुज़ुर्गों की डाइट थी और आज के अगर हम डाइट को कंपैरिजन करें तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। और इस लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज कर सकते हैं तो थ्रू हम एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं, अपना फ़िज़िकल वर्क बढ़ा के उसको हम चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अपना जो है हमारे जो डेली रूटीन में हमारी जो डाइट है उसको हम चेंज करके कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि हम अपनी फ़िज़िकल जो है डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि अगर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है लेकिन वो समझते हैं कि हम सिर्फ मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाएंगे या फिर थोड़ी डाइट मॉडिफाई करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डायबिटीज़ में फ़िज़िकल थेरेपी का बहुत मेजर रोल होता है। ठीक है। और वो इस तरह से होता है कि अगर मोस्टली जो है अगर यंगस्टर में है तो यंगस्टर अपने आप को प्री डायबिटिक स्टेज पे ही जो है वो अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और किस तरीके से वो मैडम ठीक कर सकते हैं अपने आप को, मतलब कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, क्या फ़िज़िकल वर्कआउट है जिससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं? अच्छा, डायबिटीज़ में होता यह है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है ना, बेसिकली इंसुलिन लेवल वो इंक्रीज़ कर जाता है। और अगर हम अपनी ब्लड शुगर लेवल को ही कंट्रोल कर लें, उसमें हमारे पास सबसे पहले वॉकिंग है, लाइट जॉगिंग आ जाती है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो इजीली हर कोई कर सकता है अपने घर में, कोई मुश्किल नहीं है। इवन यंगस्टर्स भी कर सकते हैं, एल्डरली पीपल भी उसमें ऐड हो सकते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं कि वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी उनका डायबिटिक हो के भी वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको ऐसा कोई इतना रिलीफ मिल नहीं रहा होता इन चीज़ों से। ठीक है। तो 2 से 3 जो है वो सेट्स में या 2 से 3 घंटे डेली वो निकाल के तो अपनी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आम रूटीन में एक पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए कि जिससे, और वैसे ये कहा जाता है कि जो शुगर पेशेंट हैं वो अगर वॉक करें तो वॉक से उनकी सेहत कदरे बेहतर हो सकती है, ये एक मिथ है या ये ग्राउंड रियलिटीज़ पर भी ये एक हकीकत है? नहीं, मिथ तो नहीं मैं इसको कहूँगी, क्योंकि वॉकिंग करने से ये है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, आपके अंदर जो है आपको आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये वॉकिंग, स्पेशली डायबिटिक लोगों के लिए। अच्छा, और इसके अलावा जो लाइट जॉगिंग है, अगर वो वॉक के साथ वो ऐड कर लें तो वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जो स्विमिंग है, स्विमिंग में आपका कार्डियो वास्कुलर हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है बॉडी में, और जो इंसुलिन का लेवल है वो बॉडी नेचुरली तौर पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये नौजवान तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स, जो इस बीमारी का शिकार होती हैं, स्विमिंग अब वो नहीं कर सकते या वो साइकिलिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए कौन सी हेल्दी एक्टिविटी है जिससे वो अपने आप को फिट रख सकते हैं? देखिए, फ़ीमेल्स का तो वैसे भी मोस्टली जो हाउस होल्ड फीमेल्स होती हैं उनका तो वैसे भी एक्सर्शनल वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम थक चुके हुए होते हैं डेली वर्क कर सके। उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो रात को सोने से पहले एटलीस्ट हाफ़ एन आवर ज़रूर निकालें अपने लिए, ताकि वो वॉक कर सकें। और इसके अलावा मॉर्निंग रूटीन अपनी ऐसी बना लें कि सुबह की नमाज़
नमाज के बाद थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, और इवन जिस तरह बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मदर्स के पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता है, तो उस टाइम में अपने लिए लाजमी वो अपना वक्त निकालें और एक्सरसाइज करें। ठीक है, और इसके लिए मैडम ज़रूरी भी नहीं है कि आप बाहर ग्राउंड में जाएं या जी, आप जी। किसी फिटनेस सेंटर को ज्वाइन करें। चहलकदमी करने के लिए तो इंसान घर में भी कर सकता जी, है। बिल्कुल। एक तो ये हो गया मैडम। सेकेंडली मुझे ये भी बताइएगा कि एक्सरसाइज से पहले और बाद में स्पेशली शुगर पेशेंट्स को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देख लें कि अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और आप डायबिटिक भी हैं, तो आप ये देख लें कि आपने मील ना लिया हुआ हो, ठीक है। अगर आपने मील ले लिया है और फ़ौरन से आप एक्सरसाइज करने भी लग गए हैं और एक्सरसाइज भी कभी हैवी वाली करना स्टार्ट कर दिए, तो आपकी हार्ट बीट जो है ना वो फास्ट हो सकती है, और आपको जिसको कहते हैं ना कि मतलब जिसको कहते हैं धक धक वाली फीलिंग, जो पेशेंट कहते हैं वो दिल धक धक कर रहा है, तो वो वाली उसकी सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मील ना लिया हुआ हो, और अगर तो आपने मील ले लिया है तो कम से कम 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद आप अपनी एक्सरसाइज करें। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज के कितनी देर बाद मील लेना चाहिए? ऑलमोस्ट 1.5 आवर का डिफरेंस होना चाहिए। जी। मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज का एक प्री प्लान्ड तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि जिस टाइम मिल गया खाना खा लिया उसके बाद एक्सरसाइज कर ली, उसके फौरी बाद खाना खा लिया। मैडम, स्पेशली नाजरीन के लिए, मरीज़ों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मरीज़ों के लिए मेरा यही पैगाम है कि अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जो है अपनी फ़िज़िकल वर्क को बढ़ाएं, और जितना इजीली आप लोग अपने आप को इंगेज कर सकते हैं हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रखें, और मेडिसिन पे कम डिपेंडेंट रहें। मैं ये नहीं कह रही कि मेडिसिन नुकसानदेह होती हैं, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज़। मैडम, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। डॉक्टर निम्रा सबूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थीं। यकीनन ये तो वो सारी बातें थीं जो कि एक पेशेंट के लिए हैं, लेकिन आम रूटीन में अगर कोई एक इंसान अपने आप को फ़िट रखना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर तवज्जो दे। नाज़रीन, जितने भी हम आपको प्रोग्राम्स दिखाते हैं उसके एंड में हम आपको एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गया, उसको किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के बाद आप अपने आप को बचा किस तरीके से सकते हैं। ये आज का प्रोग्राम भी जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं वो भी, बल्कि इस चीज़ को वो ख़ुद देख रहे होंगे कि किस तरीके से शुगर होती है, वेट लूज़ होता है, वेट लूज़ होने के बाद डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगते हैं। तो अगर वही पहले ही अपनी सेहत का ख्याल रख लें या अर्ली स्टेजेस पर वो इस चीज़ को क्योर कर लें, तो वो शायद किसी एक बड़े मसले से और बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। हमारी अपनी ही ज़िंदगी होती है जिसमें हमारी अपनी कुछ गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ होती हैं, जिसकी वजह से शुरू में ही अगर उनको ओवरकम कर लिया जाए तो एंड में इतने बुरे और इतने भयानक रिज़ल्ट इंसान को नहीं देखने पड़ते। अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।